ओके। टाइटल देख लिए, थंबनेल देख लिया, बाकी बहुत समझदार हो, जिस काम के लिए आए वो शुरू करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ठीक है, आता है तो कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जिस काम के लिए आए हो वो पूर्ण किया जाए, जल्दी से। आ जाइए, चलिए। पोलर रिप्रेजेंटेशन बेसिक से ही कराऊँगा, अगर पहले नहीं भी आता होगा, तो प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। कोशिश ये करेंगे कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके अ, ईज़ी क्वेश्चंस, फिर मीडियम क्वेश्चन और एक आध टफ क्वेश्चन से एंड कर दें, ताकि वो पूरा होलिस्टिक व्यू तुम्हारे को मिल जाए एंड यू आर गुड एट इट। ठीक है? आओ जी, पोलर बीमारी क्या होती है, कैसे डिफरेंट है नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन से वगैरह-वगैरह सब कुछ की बात करेंगे। ठीक है? नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन तुम्हारे को पता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू x प्लस i y, ठीक है? तो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन मेरे को क्या बोलती है कि ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसका मतलब मेरा अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, क्योंकि हर पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑन द इमेजिनरी प्लेन। यहाँ पे ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है? तो ये रिप्रेजेंट करता है x, y कोऑर्डिनेट्स। अब ये ओरिजिन है, तो इसके पीछे फंडा ये है कि मैं Z पे कैसे पहुँच सकता हूँ? क्या-क्या 2 तरीके हैं मेरे पास? बस सिंपल सी बात है, एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ तक x ट्रैवल करूँ, ठीक है? यहाँ तक x ट्रैवल करूँ और यहाँ तक जो है मैं y ट्रैवल करूँ, x चला, y चला, Z पे पहुँच गया। तो बड़ा सिंपल बात है। इस बात को हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये Z पॉइंट के जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z जो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। बात खत्म हो गई। फिर एक बात आती है, भाई कोई और तरीका भी है मैं जिससे अप्रोच कर सकता हूँ, जिससे मैं पहुँच सकता हूँ उस Z तक। तो साहब एक तरीका और है। मैं क्या तरीका बोलूँ? मैं बोलूँ, यार मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं अपना शॉर्टकट करूँगा। शॉर्टकट क्या है कि मैं O से स्टार्ट करूँगा और R डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा Z तक, R डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा Z तक इन द थीटा डायरेक्शन, इन द थीटा डायरेक्शन, और थीटा डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा में, ठीक है? तो अब मैं x और y से नहीं पहुँच रहा, मैं पहुँच रहा हूँ r और थीटा से। तो मेरे जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गए, वो कौन से हो गए? r और थीटा। ये बीमारी होती है कार्टेशियन टू पोलर की जर्नी के बारे में, ठीक है? तो किसी और ढंग से अगर मैं पहुँचूँ वहाँ पे अप्रोच करूँ, तो मैं उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स इस फॉर्म में बोल देता हूँ, आगे देखेंगे इसका क्या रूप बनता है। अब देखो मेरे बच्चों, एक बात देखो ज़रा जल्दी से, एक बात देखो, मैं दोबारा से वही x ले रहा हूँ, मैं दोबारा से वही x ले रहा हूँ, मतलब z ले रहा हूँ, ठीक है? मुझे पता था, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, सुनो, मैं x, y ले रहा हूँ, ठीक है? x, y ले रहा हूँ और मुझे पता है ये y है और ये x है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये O है, ये Z है, इस पॉइंट को मैं क्या लूँ? A ले लेता हूँ, ठीक है? मेरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या थे? x, y और मेरे पोलर कोऑर्डिनेट्स थे r, थीटा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ r, थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात सुनो, ज़रा जल्दी से सुनो, इन ट्रायंगल बहुत ध्यान से देखना, OZA, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं, अच्छा ये थीटा है, मुझे सब पता है, ये पता है मुझे। क्या मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय आर, दिस बीइंग आर, पहले बात हो गई है। तो तो मेरा वाई क्या हो गया? मेरा वाई क्या हो गया? आर साइन थीटा। भाई यस और नो? इन ट्राइंगल ओ जेड ए ही मैं कॉस थीटा बोल सकता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब एक्स बाय आर, मतलब मेरा एक्स क्या हो गया? आर कॉस थीटा। भाई यस और नो? तो जिस हिसाब से, जिस प्रकार मैं z को x प्लस आई वाई लिखता था, उसी प्रकार मैं z को r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा क्या मैं लिख सकता हूँ? बोलो, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैं z को r कॉमन लेके cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? और कमाल की बात देखो, कमाल की बात देखो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
अगर हम गलती से एक बार पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लें इन ट्राइंगल ओ जेड ए अगेन, तो मेरा आर स्क्वायर क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर क्या आ जाता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, क्या था, सब मॉड जेड नहीं था। तो क्या मैं जेड को मॉड जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा नहीं लिख सकता क्या? और इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, पोलर फॉर्म या पोलर रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन थी या कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन थी, उसको मैंने ट्रिग्नोमेट्री यूज करी, उसको मैंने एक और ढंग से उसको अप्रोच किया, उस कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंचा, और मैं किस फॉर्म पे आ गया, पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब देखो इसमें वेरिएबल्स क्या क्या हैं। एक तो मॉड जेड है, मॉड जेड तो आराम से निकल जाएगा, ये फॉर्मूला है मॉड जेड का। कॉस थीटा, थीटा प्रॉब्लमेटिक है। तो थीटा क्या होता है, एक्चुअली थीटा का एक मामला है, थीटा को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, थीटा को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड। फिजिक्स वाले बच्चे शायद रिलेट कर पा रहे होंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, और इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं आर्ग जेड। ठीक है, ये थोड़ा सा एक स्नैपशॉट व्यू है, एक होलिस्टिक व्यू है ऑफ दिस। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है हमारी आर्ग्यूमेंट निकालने में। तो अब मैं आर्ग्यूमेंट के हिसाब से देखूंगा, क्योंकि मॉड जेड तो कोई चैलेंज है नहीं, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन तक हम धीरे धीरे करके जा रहे हैं, बहुत ही बेसिक से। क्लियर हो रहा है, गुड। अब देखो हम थोड़ा आर्ग्यूमेंट फील करने की ट्राई करेंगे। कैसे ट्राई करेंगे, एक अगर मैं Z1 लूं x प्लस आई वाई, मैं Z2 लेता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ, माइनस एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ माइनस एक्स माइनस आई वाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ एक्स माइनस आई वाई। नोटिस कर रहे हो, दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब ये यहाँ कहीं होगा यार आराम से। ठीक है, ये यहाँ कहीं होगा, ये यहाँ कहीं होगा, और ये यहाँ कहीं होगा। ये पॉइंट को मैं मान लेता हूँ P, इसको Q मान लेता हूँ, इसको R मान लेता हूँ, इसको S मान लेता हूँ। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, x कॉमा वाई, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, माइनस एक्स कॉमा वाई, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, माइनस एक्स माइनस वाई, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x कॉमा माइनस वाई। अब जो मेरा थीटा है, थीटा मैं तुम्हारे को पहले भी बताया था, ये मैंने कैलकुलेट किया थीटा। ऐसे इस केस में मैं कैलकुलेट करूंगा थीटा ये, इस केस में कैलकुलेट करूंगा थीटा ये, इस केस में कैलकुलेट करूंगा थीटा ये। अब तुम्हारे को पता है यार, थीटा कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम क्या है, उसके इन्फिनिट आंसर्स हो सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में तुमने पढ़ा है, साइन और कॉस या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 पाई के बाद रिपीट करता है, तो 2 पाई वैल्यू डालते जाओ और अ, निकालते जाओ। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूँ कि भैया टैन टैन भी नहीं ले रहा, मैं बोलूँ साइन थीटा, मान लेते हैं 1/√2 है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 कितनी वैल्यू आ सकती है, एक तो आ सकती है भाई पाई/4, एक पाई माइनस पाई/4 भी तो आ सकती है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि साइन पाई माइनस पाई/4 साइन पाई/4 होती है, विच मीन्स 3 पाई/4 वैल्यू भी आ सकती है। तो भाई कौन सी लें, ऐसे तो, और ये तो प्रिंसिपल वैल्यूज है, जनरल वैल्यूज और चलती जाएंगी, इसको 2n पाई ऐड करते जाओ या सब्ट्रैक्ट करते जाओ, वैल्यूज आते जाएंगी। तो हमारा एक मामला आता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का, कि हमारा यार आंसर हमेशा यूनिक रहे, हम कंफ्यूज ना होते जाएं कि भाई हम लें क्या और क्या ना लें। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का फंडा ये होता है कि हम वही वैल्यूज कंसिडर करेंगे जो हमारी
माइनस पाई टू पाई में होंगी, या फिर मैं अगर देसी भाषा में बात करूं तो -180 टू 180। -180 टू 180 का मतलब है एक पूरी गोल चक्कर में। इसको फील करता है, चिंता मत करो। मैंने पाई पे ही इक्वल टू क्यों लगाया है, माइनस पाई पे इक्वल टू क्यों नहीं लगाया, अभी देखते हैं। लेकिन ये मोटा-मोटा मामला है। आर्गुमेंट को थोड़ा-सा मैं फील करवा रहा हूँ कि भाई तुम्हारे को पता लग जाए आर्गुमेंट दिखता कैसा है। वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। अब आओ, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का क्या फंडा है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट का फंडा है कि भैया मैंने पहले भी बताया तुम्हारे को, -180 टू सॉरी 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 180 से लेकर -180 तक मामला है। अब ये कैसे चलता है? थोड़ा-सा फ़ील करेंगे इसको। देखो एक बात, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है और ये 3 पाई बाय 2 है और ये 2 पाई है। अगर मैं नेगेटिव लूँ, ये माइनस पाई बाय 2 है, ये माइनस पाई है, ये -3 पाई बाय 2 है और ये -2 पाई है। मतलब की बात क्या है कि पाई भी यहाँ पे लाई कर रहा है और माइनस पाई भी यहाँ पे लाई कर रहा है। और -180 टू 180 का मतलब क्या है कि भाई बीच में 0 भी आता होगा। भाई आता होगा ना? भाई -180 मैं मिडल पॉइंट लूँ 0 और 180 ऐसे कुछ आता होगा। तो 0 स्टार्ट होता है यहाँ से। इसका मतलब यहाँ से मैं एक बार घूमा ऐसे और यहाँ से एक बार घूमा मैं ऐसे। यस और नो? 0 टू 180 और 0 टू -180, भाई बात सेम है। और कमाल की बात देखो, 0 टू 180 मतलब पॉजिटिव एंगल, ये एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव एंगल। अब एक बात सुनो, जब मेरे 180 और -180 दोनों ही माइनस एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, तो एक ही एग्जिस्ट करेगा उसमें से। क्या मतलब है यार कि अब थीटा जो है, अगर यहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, तो भाई दोनों यहाँ पे लाई कर रहे हैं ना, 80 180 और -180, तो एक ही होगा ना यहाँ पे। भाई यहाँ पे अगर ये यहाँ पे एंगल कोई लाई कर रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू 180 और थीटा इज इक्वल टू -180 तो हो नहीं सकता। दो वैल्यूज हो नहीं सकती एक एंगल की, वो भी इतनी एक्सट्रीम। तो क्या करेंगे हम, माइनस और प्लस की जो प्रेफरेंस में हम प्लस को प्रेफर करेंगे कि भाई अगर इस पॉइंट पे है, इस एक्सिस पे थीटा लाई कर रहा है, तो इसका मतलब उसको हम +180 बोल देंगे, -180 नहीं बोल देंगे। इतना सही कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो तुम्हारे को फील करवा रहा हूँ कि कैसे हम कार्टेशियन प्लेन पे या इमेजिनरी प्लेन पे किसी पे भी फील कर पा रहे हैं ग्राफिकली इस प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है। इसके अलावा हमारा कोई वैल्यू कंसिडर नहीं करनी, ठीक है? सिंपल सी बात। तो ये एक फंडा है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का। अभी भी मेरा मेन क्वेश्चन क्या है, मैं आर्ग्यूमेंट निकालूं कैसे, उसको देख। बड़ा आसान मामला है, हाउ टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। 2 मिनट में 3 मिनट में फील करके चलते बनेंगे और उतने में तुम्हारे को आई एम श्योर समझ में आ जाएगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि पिक्टोरियल में तुम्हारे को समझाऊंगा। देखो भाई, पहली तो बात क्या है कि लुक एट द क्वाड्रेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, अगर z इज इक्वल टू 2 - 3i है, तो इसका मतलब क्या है, ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? अगर मेरा z2 इज इक्वल टू -2 + 6i है, तो ये मेरा है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है? ऐसे करते करते मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा सेकंड। अब मुझे क्या निकालना है, tan अल्फा। अल्फा अल्फा, अब तो थीटा की बात कर रहे थे भाई, अल्फा। रुको रुको, अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। मैं एक क्वांटिटी ले रहा हूँ अल्फा, एक एंगल ले रहा हूँ अल्फा, उसको मैं tan कैलकुलेट करूंगा, जो कि आता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z का मॉड। इसका मतलब tan को हम हमेशा पॉजिटिव ले रहे हैं, ये बात दिमाग में रखनी है। मैं लिख देता हूँ
tan अल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि मॉड ले लिया मैंने। उसके बाद मुझे एक टेबल बनानी है छोटी सी, ठीक है। यहाँ पे मैं, ये मेरा क्वाड्रेंट है और ये मेरा एंगल है। इसको फील करेंगे, चिंता मत करो, अभी तो इसको नोट कर लो। 2, 3। अगर मेरा क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो जो मैंने अल्फा निकाला है, जो मैंने अल्फा निकाला है वही क्या हो जाएगा, थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो मैंने अल्फा निकाला है तो थीटा क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। जो मैंने थर्ड क्वाड्रेंट, अगर थर्ड क्वाड्रेंट है, जो मैंने अल्फा निकाला है वो होगा माइनस पाई माइनस अल्फा, या फिर मैं लिख सकता हूं अल्फा माइनस पाई। बात एक ही तो है, ठीक है। अगर मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। ये अल्फा क्या बीमारी है, ये आपने टेबल क्या बनाई है, अभी इसके बारे में सारा कुछ फील करेंगे। पहले नोट डाउन कर लो इसको। ये 3 स्टेप्स हम हमेशा फॉलो करेंगे और उसके बाद ऐसा आंसर निकलेगा। अब इसको फील करते हैं थोड़ा, ये अल्फा है क्या। एक बात सुनो, ये हमने ऑलरेडी देखा था ऊपर का मामला कि Z1 Z2 Z3 Z4 लिया और उसके बाद हमने कैसे ये थीटा को फील किया। अब एक बात देखो, मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है, ठीक है। मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा टैन क्या होता है, मेरा टैन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मेरा अल्फा भी यही और थीटा भी यही, अल्फा भी यही और थीटा भी यही, ठीक है। तो मेरा थीटा इक्वल टू अल्फा, ठीक है। मेरा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है बिल्कुल सेम टू सेम, तब भी मैं थीटा को ऐसे ही कैलकुलेट करूंगा, यस और नो। तब भी थीटा को ऐसे कैलकुलेट करूंगा, और जो मेरा अल्फा आया है वो मेरा अल्फा ऐसे आया है। अब देखो, टैन थीटा या टैन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन मैंने टैन अल्फा को पॉजिटिव बनाया हुआ है, अल्फा को पॉजिटिव बनाया हुआ है। अल्फा को पॉजिटिव बनाने के चक्कर में मैंने अल्फा को नेगेटिव डायरेक्शन में ले लिया, ताकि ये नेगेटिव हो जाए, टैन ऑलरेडी नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएं। अब एक बात सुनो, जब मैं अब थीटा कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या आएगा, पाई माइनस अल्फा। पूरा पाई ऐसे चलेगा इस डायरेक्शन में और अल्फा क्या इस डायरेक्शन में, तो प्लस पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करो, अब मैं थीटा को ना ऐसे कैलकुलेट नहीं करूंगा जैसे मैंने इसमें दिखाया, मैं करूंगा नेगेटिव डायरेक्शन से, ठीक है। मेरा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या है, माइनस पाई टू पाई, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किसी भी एंगल को किसी भी डायरेक्शन में कैलकुलेट करूँ, क्या फर्क पड़ता है मेरे को, ठीक है। अब मेरा जो इसमें अल्फा है वो मेरा अल्फा आया है ऐसे, ये चेक करो। क्योंकि tan क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अल्फा अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाएगा। तो इसलिए अब जो मेरा थीटा आएगा, फील करोगे, माइनस पाई इस डायरेक्शन में प्लस अल्फा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस पाई माइनस अल्फा। अब फील हुआ, अब फील हुआ। अब मेरा जो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है वो मैं इसको ऐसे ही कैलकुलेट करूंगा, जो कि है थीटा। और ऐसे ही मेरा क्या आया है, मतलब ये, एक बात सुनो, ये मेरा क्या आया है, क्या ये माइनस अल्फा नहीं है, क्या ये माइनस अल्फा नहीं है। क्यों भाई, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो अल्फा भी क्या होगा, नेगेटिव लेंगे ना उसको, ठीक है। और तुम इस टेबल से चेक कर लो, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट, देन थर्ड, देन सेकंड, देन फर्स्ट। भाई समझ में आ गई है, तो मैं लिख देता हूँ थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। तो अब हमारे को मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हम क्या लें और क्या ना लें, ठीक है। ओके, अब देखो मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, z इज इक्वल टू 1 + i√3। इसको मुझे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। नंबर 1, क्वाड्रेंट क्या है मेरा, दोनों पॉजिटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड, tan अल्फा में निकालूंगा मॉड रियल इमेजिनरी पार्ट √3 अपॉन 1 का मॉड इज इक्वल टू √3। मेरा अल्फा क्या आया, अल्फा किस वैल्यू, tan अल्फा किस वैल्यू पे √3 होता है,
√3 होता है 60 पे, तो मतलब π/3, ठीक है। थर्ड, अगर क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो थीटा क्या होगा, अल्फा, विच मीन्स थीटा हो गया π/3। पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मॉड जेड क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर, √1 + 3 इज इक्वल टू 2। तो मेरी पोलर रिप्रेजेंटेशन बन गई 2 इंटू cos π/3 प्लस I sin π/3। सिंपल, समझ में आई। स्टेप बाय स्टेप एक दो क्वेश्चन और करते हैं और फील आएगी। एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, यही कर लेते हैं, यही कर लेते हैं, चलो। तो लेट z इज इक्वल टू -16 + 1 + I√3। तुम्हें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में i कभी एग्जिस्ट कर नहीं सकता, तो इसको हम कॉन्जुगेट से सॉल्व करेंगे। I√3 इंटू 1 - I√3 अपॉन 1 - I√3, ये क्या बन गया मेरा, -16 + 16 √3i अपॉन क्या बन गया, 1² + 3² तो 4 अप और 4 क्या बन गया, -4 + I4√3। दिस इज z। स्टेप नंबर 1, मेरा क्वाड्रेंट क्या है, माइनस प्लस, सेकंड सेकंड tan अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट क्या है, 4√3 अपॉन 4, मॉड है ये, माइनस लगा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये क्या बन गया, अगेन मेरा √3 बन गया, और मतलब मेरा अल्फा अगेन क्या हो गया, π/3। थर्ड, नाउ जब मेरा क्वाड्रेंट सेकंड है तो मेरा थीटा क्या है, π-α, विच मीन्स π-π/3 इज इक्वल टू 2π/3। ये मेरा क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। नाउ मेरा मॉड z कैसे कैलकुलेट होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर 16 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 16 3 48 इज इक्वल टू, ये कितना बना मेरा, 8 6 14 64 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो मेरा z क्या आया, 8 बाहर लिया, मॉड z इंटू कॉस 2π/3 प्लस I साइन 2π/3, दैट इज द आंसर, ठीक है। क्वाड्रेंट लिया, tan अल्फा कैलकुलेट किया, क्वाड्रेंट के हिसाब से थीटा निकाल लिया, मॉड z निकाली, और फाइनली मैंने पोलर फॉर्म निकाल ली, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डू द पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे अपने आप सॉल्व होते चले जाएंगे लाइक दिस, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। शायद इसमें दिक्कत आए, थोड़ा सा दिमाग फोड़ोगे तो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। चलो जी, बाय बाय।